फैसला और एक्सीडेंट। मिली और वह लड़का दोनों आपस में बहस करके यह फैसला करते हैं कि वह कार में लगी कैमरे से पता लगाएंगे कि आखिर किसकी गलती है। इसलिए वह दोनों उस बात पर सहमत होकर कार में जाकर बैठ जाते हैं और उस कार में लगे टैब में देखने लगते हैं। लड़का ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया था और मिली जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी। फिर वो दोनों वीडियो देखना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी वैसे वैसे मिली के चेहरे का भाव बदलता जा रहा था। जब पूरी वीडियो खत्म हो जाती है तब वो लड़का एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए मिली को देखा है और कहता है, तो बताए आप कैसे कंपनसेशन करेगी। जिस पर मिली का तो दिमाग ही ब्लैक हो चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी वो खुद को संभालती है और उस लड़के को देखते हुए कहती है, ठीक है मैं अपनी गलती मानती हूँ, अपने ड्राइवर की गलती मानती हूँ। ये कहकर वह कार से बाहर निकल जाती है। वह लड़का भी उस कार से बाहर निकाल कर जहाँ मिली खड़ी थी वहाँ आ जाता है और कहता है, तो कब कंपनसेशन कर रही है। जिस पर मिली कहती है, तो बताए आखिर आप कितना कंपनसेशन लेंगे। जिस पर वह लड़का कहता है, आप दे पाएंगी। तब मिली उसे घूरते हुए कहती है, आपको बताने से मतलब है मैं दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, इससे नहीं। जिस पर वह लड़का मुस्कुरा देता है और उसे जैसे ही बताने वाला होता है कि उसके कार का कितना कंपनसेशन हुआ तभी मिली उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिसे उस लड़के को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और वह मिली के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और वह लड़का मिला को ही देखता रह जाता है। जब वो लड़का देखा है कि मिली ने उसे खींच तो उसका दिमाग ही ब्लैक हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब समझ में आया तब वह दोनों ही जमीन पर थे। मिली जब नीचे गिरती है तो वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन वह गिरती है तो उसे चोट लग जाती है क्योंकि वह रोड पर गिरी हुई थी, जिसकी वजह से रोड पर उसकी हाथ छील जाने की वजह से खून आ रहा था। वह जमीन पर गिर जाती है। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें उस लड़के की आंखों से जा मिलती है और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। वह दोनों काफी देर से एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वहीं उन दोनों के ड्राइवर जो पहले तो ऐसे अपने बॉस को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहां मिली के चेहरे पर थोड़ी इरिटेशन थी, वहीं उस लड़के की चेहरे पर मिली को चिढ़ाने के लिए एक चिढ़ाने वाली मुस्कान। फिर वह दोनों जैसे ही उन दोनों की बातें सुनते तो उन्हें समझ में आ जाता है कि गलती किसकी है, लेकिन उस लड़के के ड्राइवर को अब मिली पर दया आती है कि गलती इसके बॉस की थी, लेकिन भुगतान उस लड़की को करना पड़ जाएगा। वही मिली के ड्राइवर को भी समझ में आ चुका था कि गलती उसकी है, इसलिए उसने अपनी गलती मान ली और उसने सोच लिया था कि वह लड़का जो भी कंपटीशन के लिए पैसे मांगूंगा वह दे देगा। लेकिन दोनों आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो दोनों देखते हैं कि मिली उस लड़के को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे उनके दोनों बॉस ही नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख दोनों ड्राइवर शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो दोनों अभी तक भी नहीं समझे कि हुआ क्या था, लेकिन जब उन्हें समझ में आए तो वह अपने बॉस को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के बॉस को ही उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मिली नीचे और वह लड़का उसके ऊपर था। वह दोनों एक दूसरे को ही देखते हुए खो जाते हैं। तब उनके ड्राइवर जाकर अपने अपने बॉस को हिलने लगते हैं और उन्हें पुकारने लगते हैं, जिससे उन दोनों को होश आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे को देखकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। पहले वह लड़का जल्दी से खड़ा होकर मिली की तरफ हाथ बढ़ा देता है। मिली पहले तो हेसिटेट करती है, उसके बाद वह उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। तब वह लड़का कहता है कि अगर आपको मुझे छूना था तो ऐसा बहाना क्यों बनाएं जिससे आपको चोट लग गई। वह मिला के चोट को देखते हुए कह रहा था, जिस पर मिली कहती है, मुझे आपको छूने का कोई भी शौक नहीं है, वह तो आपकी जान खतरे में थी, इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ खींच ताकि आपको कोई चोट ना लग जाए। वह लड़का जो मिली की हाथों को पकड़कर उसकी चोट देख रहा था, वह लड़का मिली की बातें सुनकर उसकी आंखें गहरी हो जाती है। वो मिली को देखा है और अपनी शांत और ठंडी आवाज में कहता है, आपने अभी क्या कहा। जिस पर मिली पहले तो उसकी ऐसी आवाज से काफी ज्यादा डर जाती है, फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, वही कहा जो आपने सुना, आपकी जान खतरे में थी क्योंकि जहां आप खड़े थे वहीं से एक काफी तेज से कार आ रही थी। वह आपको टक्कर मारने वाली थी, तो मैंने आपकी जान बचाने के लिए आपको अपनी तरफ खींचा, ना कि आपको छूने के इरादे से।
वह लड़का मिला की बातें सुनता तब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका ऑरा खतरनाक हो चुका था। जो वहां खड़े तीनों लोग काफी अच्छा से महसूस कर सकते थे, लेकिन वह जब मिली की चोट देखता है तो वह खुद को संभाल लेता है और खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर वह मिली की चोट देखने लगता है, जिस पर मिली कहती है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस थोड़ी सी चोट लगी है। जिस पर वह लड़का कहता है, यह आपको छोटी सी खरोच नजर आ रही है, इसमें से खून निकल रहा है और आपको बस छोटी सी खरोच नजर आ रही है। जिस पर मिली उसकी बातें सुनकर शांत हो जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर दवा लगा लूंगी। जिस पर वह लड़का कहता है, यही खड़े रहिए। और वह अपने ड्राइवर को देखा है और कहता है, जाओ जाकर कार से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जिस पर उसका ड्राइवर बिना कुछ कहे ही जाकर कार से फर्स्ट एड लाने लगता है। जिस पर मिली उसे रुकते हुए कहती है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, आप बस ये बता दीजिए कि आप कितना कंपनसेशन लेंगे अपनी कार डैमेज होने का। जिस पर वह लड़का उसे गुस्से से घूमने लगता है। जिस पर मिली शांत हो जाती है और वह आगे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे उस लड़के की गुस्से से काफी ज्यादा डर लग रहा था। वह आगे कुछ भी नहीं कहती। वह लड़का अपने ड्राइवर से फर्स्ट एड बॉक्स ले लेता है और अपनी कार के बोनट पर रखकर उसमें से दवाएं निकलने लगता है। फिर वह मिली की तरफ देखता है, जो अपना सर नीचे किए जमीन को ही बेशर्मी से घूरे जा रही थी। जिस पर वह लड़का कहता है, इतना मत घूरिए जमीन को वरना शर्मा जाएगा। जिस पर मिली अपना सर ऊपर करके उसे लड़की को देखते हैं, फिर उसकी बातें समझकर इधर उधर देखने लगती है। वो लड़का कहता है, इधर आइए। जिस पर मिली उसे देखने लगती है, तब वो लड़का कहता है, आपको ही मैं कह रहा हूँ, यहाँ आइए। मिली जब उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, तब वो लड़का मिली का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे मिली जाकर उसके चौड़े सीने से टकरा जाती है। वह अपना कर चलते ऊपर देती है और कहती है, आप किस पत्थर की रोटी खाते हैं जो इतने सख्त हो। जिस पर उसे लड़की का ड्राइवर मिली को देखता है और कहता है, यह आप क्या कह रही है, मैंने तो सुना था कि लोग कहते हैं आप किस चक्की का आटा खाते हैं, लेकिन आप कह रही है कि मेरे सर किसी पत्थर की रोटी खाए हुए है। जिस पर मिली कहती है, क्योंकि तुम्हारे बॉस किसी पत्थर से कम नहीं, मैं भी तो रोटी खाती हूँ, लेकिन मैं इतनी पत्थर तो नहीं हूँ जितनी यह पत्थर है। उनके सीने से टकराने से मेरा सर कितना ज्यादा दर्द करने लगा। जिस पर वह लड़का अपने ड्राइवर को घूमने लगता है, जो मिली से बातें कर रहा था। जब ड्राइवर देखा है कि उसका बॉस उसे कैसे गुस्से से घूर रहा है, तो वह कुछ भी नहीं कहता। फिर वह लड़का मिली का हाथ पकड़ लेता है और उस पर दवाई लगने लगता है। क्या मिली उस लड़के को कंपासेस कर पाएगी, और आखिर किसने उस लड़की की जान लेने की कोशिश की, और आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी? क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? मैं कोई मामूली इंसान हूँ, क्या तुम कोई एलियन हो जो मैं डर जाऊंगी? वो लड़का मिली की हाथों को पकड़कर उस पर दवाई लगने लगता है। दवाई लगाते लगाते वह उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह मुझे हिट करने के लिए ही वह कार आ रही थी। जिस पर मिली कहती है, अब भला इतनी बड़ी सड़क को छोड़कर वह किनारे की तरफ इतनी तेजी से आ रहा होगा तो कोई भी पता लगा सकता है कि वह जरूर किसी को नुकसान पहुंचने के लिए ही आ रहा होगा। जिस पर वह लड़का कुछ भी नहीं कहता और मिली की हाथों पर बैंडेज लगने लगता है। वह बैंडेज लगाने के बाद कहते हैं कि चोट पर पानी मत डालना वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। जिस पर मिली अपना सर हमें हिला देती है। वो मिली को छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। रही बात कंपैशन की, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि दे पाओगी। जिस पर मिली कहती है, क्यों नहीं दे पाएंगे, आप बताइए तो सही। जिस पर वह लड़का कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम अभी नहीं दे पाओगी। जिस पर मिली को गुस्सा आने लगता है और कहता है, तुम सीधे सीधे बताते हो या मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाओ। जिस पर वह लड़का मुस्कुरा देता और कहता है, तुम मुझे सबक सिखाओगे? तुम्हें क्या मैं कोई मामूली इंसान नजर आता हूँ जो तुम मुझे सबक सिखाओगी? मुझे लोग देखते ही अपना सर नीचे कर लेते हैं और मुझे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और तुम मुझे सबक सिखाने की बात कर रही हो। जिस पर मिली कहती है, वो बहुत बड़े आदमी हो, अगर इतना ही बड़े आदमी हो तो बताओ कि आखिर कौन हो तुम, मैं भी तो जानूं आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है। जिस पर वह लड़का उसे देखा है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जान जाओगे तो डर ही जाओगी, क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ।
जिस पर मिली को इरिटेशन होने लगती है। वो कहती है, क्यों, कोई एलियन हो क्या जो तुम बताओगे अपने बारे में? तुम्हें डर जाऊंगी। अगर बताना है तो बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ। ऐसा गोल गोल लड्डू की तरह घूमना बंद करो। वो लड़का मिली की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, लगता है तुम्हें मेरी पहचान जाने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तभी तो तुम्हें ना बताने पर इतनी इरिटेशन हो रही है। जिस पर मिली कहती है, देखो तुम्हें बताना है तो बताओ, अगर नहीं बताने का मन है तो मत बताओ। बस ये बता दो कि कंपैशन के कितना हुआ, क्योंकि मैं कोई चीज उधार नहीं रखती। और मेरे ड्राइवर ने तुम्हारी कार को डैमेज किया है तो इसका हर जाना हम भुगतने के लिए तैयार है। तुम बस बताओ कि कितने पैसे हुए, हम इतने पैसे दे देंगे। और तुम्हें अपनी पहचान बताने का मन नहीं है तो मत बताओ। वह लड़का मिली को देखता है और एक शरारती मुस्कान लिए कहता है, अब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं गुरु हूँ। जिस पर मिली उसे देखते हैं और अजीब सा मुंह बनाकर कहती हैं, गुरु किसके गुरु, कहाँ के गुरु और किस स्कूल के गुरु हो तुम? भला कोई नाम भी ऐसा रखता है गुरु? जिस पर गुरु जो हमारी कहानी का हीरो और नॉवल का सीक्रेट विलन दोनों ही है, जिससे दादाजी मिलने किंग कॉर्पोरेशन गए थे, वही गुरु है। गुरु उसकी बात सुनकर पहले उसे घूरने लगता है और दो ही शब्द कहता है, गरुड़ प्रताप। जिस पर मिली हैरान हो जाती है, क्योंकि यह नाम उसने इस नॉवेल में कई बार सुना था, जो एक सीक्रेट विलन था जिसने आदित्य को लास्ट में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और उसे इतनी भयानक मौत दी जो किसी ने भी नहीं सोची थी। भले ही मिली के मर जाने के बाद आदित्य और रोशनी एक हो गए थे, लेकिन गुरु ने उसे बिना पता चले उसे अंदर से काफी पूरी तरीके से खोखला कर दिया था और यह बात आदित्य को पता ही नहीं चला। लेकिन जब आदित्य बर्बाद होने लगा तब उसे पता चला कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि गुरु का ही हाथ था। गुरु ने उसे किसी सीक्रेट वजह से उसे इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने तो पहले आदित्य को इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया कि आदित्य ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि गिरने के बाद उसे कितनी गहरी चोट लगेगी। उसने उसके कंपनी को एशिया का नंबर 1 कंपनी बनाए। उसके बाद उसके सारी सीक्रेट रिवील कर दी और उसे पूरी तरीके से सबके सामने बर्बाद कर दिया, जिससे वह सह नहीं पाया और वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। और रोशनी ने भी उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह हमेशा से पैसों से ही प्यार करती थी। तब आदित्य को ये बात रिलायंस हुआ कि मिली ही उसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुका था। उसे इतनी बुरी बीमारी लग गई थी कि उसका कोई इलाज ही नहीं था। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ मिली को माफी ही मांगता है। वही जब गुरु ने आदित्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, उसे तड़पते हुए छोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि आदित्य इस दुनिया में नहीं है, तब उसने भी अपनी आप को मौत के गले लगा लिया। ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि आखिर गुरु ने अपने आप को क्यों खत्म कर दिया, लेकिन ये बात हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर उसकी वजह क्या थी। आखिर क्यों गुरु ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया और आदित्य को इतनी बुरी तरीके से मौत दी। वही मिला ने जब गुरु की बात सुनी कि वह कोई और नहीं बल्कि गरुड़ प्रताप है, तब उसे स्टोरी की सीक्रेट विलेन के बारे में पता चला कि आगे आदित्य को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुरु ही है। गुरु ने ही आदित्य को इतनी बुरी तरीके से स्टोरी में बर्बाद किया कि एक बार के लिए तो मिली भी काफी ज्यादा घबरा गई। लेकिन जब उसने आगे पढ़ा कि इसकी कोई वजह थी जिस वजह से गुरु ने उसे उतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया, लेकिन कभी भी मिली को ये बात पता नहीं चली कि आखिर किस वजह से गुरु ने आदित्य को बर्बाद किया। और ना ही राइटर ने यह बात उस स्टोरी में लिखी थी, इसलिए मिली यही सोच रही थी कि यह आदित्य का सीक्रेट विलन है। मिली यही सब सोचते हुए गुरु को देखे जा रही थी। तब गुरु उसके सामने चुटकी बजाता है। तब मिली को होश आता है। वो मिली से कहता है, कहाँ खो गई क्या, अब नहीं देना कंपनसेशन? तब वो होश में आ जाती है और गुरु की बात सुनकर मिली कहती है, देना है तुम बस बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वह कहता है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं बता दूंगा, अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। जिस पर मिली कहती, इतनी देर से तुम्हें जरूरी मीटिंग याद नहीं आया जो अब अचानक से ही याद आ गया? जिस पर गुरु कहता है, अचानक से नहीं बल्कि अभी अभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया था मेरे पा की तरफ से, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है फालतू लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करना।
जिस पर मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती मानते हुए अपने आप को शांत करती है। उसके बाद कहती है, ठीक है, दो अपना फोन, मैं उसमें अपना नंबर सेव कर दूंगी। जिस पर गुरु उसे अपना फोन दे देता है और मिली उसमें अपना नंबर सेव कर देती है और करती है, ये रहा मेरा नंबर और जल्दी से बता देना कि कितना कंपनसेशन हुआ, वरना मैं देने वाली नहीं हूँ। जिस पर गुरु कहता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम दे ही नहीं पाओगे। जिस पर मेरी कहती है, अब शांत हो जाओ और जो अपने काम पर जाओ। मिली काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से अपनी कार में बैठ गई और उसका ड्राइवर भी उस कार में बैठकर वहां से चला गया। वहीं पीछे गुरु अपने हाथों में फोन लिए उसे ही देखे जा रहा था। उसकी होठों पर एक काफी दिलकश मुस्कान थी जो बहुत ही काम देखने को मिलती थी। वही उसका ड्राइवर जो काफी देर से यह सारी चीज देख रहा था, वह अपने बॉस को ऐसा मुस्कुराते देख काफी ज्यादा हैरान और डर गया कि आखिर उसके बॉस को क्या हो गया। वह अपने बॉस को ही देखे जा रहा था, जिस पर गुरु उसे देखता है और कहता है, लगता है तुम्हें अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो ऐसे खड़े हुए हो फालतू में, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें तुम्हारे काम से फ्री कर देना चाहिए। जिस पर उसका ड्राइवर डर जाता है और कहता है, नहीं बॉस नहीं, आप चलिए, मुझे अपना काम और अपनी जिंदगी दोनों बहुत प्यारी है। ये कहकर वह जल्दी से बैक साइड का दरवाजा खोल देता है, जिसमें जाकर गुरु बैठ जाता है और वह ड्राइवर भी जाकर अपनी सीट पर बैठ कार ले जाने लगता है। वहीं गुरु उस जगह को ही देखे जा रहा था जहां से मिली गई थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल दी। तो आगे क्या होगा और आखिर गुरु क्या करेगा उस कार वाले के साथ जिसकी वजह से आज मिली को चोट लगी, और आगे क्या कीमत बताए कंपनसेशन करने के लिए मिली को जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट चैप्टर, आखिर क्यों और मेरी चांद। गुरु कार में बैठकर वहां से जाने लगता है और वह उस तरह देखे जा रहा था जहां से अभी मिली गई थी। वह उसी तरह देखकर मुस्कुराई जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट कोई मामूली मुस्कान नहीं थी। लास्ट बार उस तरफ देखता है, उसके बाद अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाकर उसकी कार वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिली की कार में मिली जब अपने घर में बैठकर वहां से चली जाती है तो वह बस गुरु के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसने जब नोबेल में गुरु का नाम सुना था तो वह काफी ज्यादा हैरान होती थी कि आखिर कोई किसी इंसान को बेवजह क्यों ही बर्बाद करेगा। उसे कभी भी यह बात पता ही नहीं चली कि आखिर गुरु का आदित्य को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करने का असल मोटिव क्या था। वह अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए कहती है, आखिर गुरु में आदित्य को बर्बाद क्यों किया। शायद उसने कभी गुरु को ऑफेंड किया होगा या फिर उसने ये सब बिजनेस की वजह से किया होगा, क्योंकि मिली आदित्य का अटेंशन पाने के लिए कई सारे बिजनेसमैन को आदित्य के कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया था। वह मल्होत्रा फैमिली की सबसे प्यारी प्रिंसेस थी, इसलिए बड़े बड़े लोग मिली की बात मानकर आदित्य की कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, जिस वजह से आदित्य की कंपनी काफी ज्यादा ग्रो अप करने लगी। लेकिन आदित्य को हमेशा यही लगा कि यह सब उसकी मेहनत की वजह से हो रहा है, लेकिन जब ये बात मिली ने कहा कि ये तब उसने किया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब रोशनी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से रोशनी उसकी जिंदगी में आई थी तब से उसका हर एक गोल पूरा होता जा रहा था। उसे लगा कि रोशनी उसकी जिंदगी में लकी चार्म बनकर आई है। उसे यही लगा कि यह सब उसकी मेहनत और रोशनी के लक की वजह से हो रहा है। उसने कभी भी मिली के एफर्ट्स को नहीं देखा। उसे बस यही लगा कि मिली सिर्फ एक बिगड़ी हुई अमीर बाप की बेटी है, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वह सिर्फ मुसीबत ही लाती है। वह भला इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे मान सकती है। जरूर यह सब मिली उसे मनाने के लिए ही झूठ बोल रही थी। लेकिन आदित्य की सक्सेस में सबसे ज्यादा हाथ मिली का ही था, लेकिन आदित्य ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मिली को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि आदित्य उसकी एफर्ट्स, उसके हार्ड वर्क पर ध्यान देता है कि नहीं। उसे बस इस बात का गुस्सा था कि वो उसे छोड़कर रोशनी को ही पसंद करता था, जबकि रोशनी एक झूठी और धोखेबाज लड़की थी। मिली को रोशनी का सच बहुत अच्छे से पता था, लेकिन राइटर ने रोशनी को एक बहुत ही प्यारी, अच्छी और मासूम लड़की दिखाएं, जबकि ऐसा नहीं था। कई जगह उसने नोबेल में पढ़ा था कि रोशनी ने आदित्य का नाम इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाया था, लेकिन जब ये बात आदित्य को पता चली कि उसने उसका नाम यूज करके उसने कल कई सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीदी है, तो उसे पहले रोशनी पर काफी ज्यादा गुस्सा आया।
क्योंकि उसे यही लगता था कि रोशनी एक प्यारी और मासूम लड़की है, उसे उसके महसूस नहीं बल्कि उससे प्यार है। लेकिन उसकी इस हरकत पर आदित्य को काफी ज्यादा गुस्सा है। लेकिन जब रोशनी ने ये कहा कि उसे यह सारी चीज काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए उसके मुंह से गलती से यह निकल गया कि आदित्य उसका बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से वह लोग रोशनी को वह सारे कपड़े और ज्वेलरी दे दिए। आदित्य को रोशनी का इतना मासूमियत से झूठ बोलना आदित्य को अपनी बातों में लाने के लिए काफी था। उसने इतनी मासूमियत से अपनी गलती छुपाई कि आदित्य को ये बात पता ही नहीं चली। लेकिन जब मिली ने ये पढ़ा तो उसे समझने देर नहीं लगी कि रोशनी को सिर्फ राइटर अच्छा दिख रहा है, जबकि असल में रोशनी कोई अच्छी और प्यारी लड़की नहीं है, वह एक चालाक लड़की है जो पैसों के लिए ही आदित्य के साथ थी। क्योंकि इससे पहले तो आदित्य के करीब नहीं गई थी जब उसे यह बात पता ही नहीं थी कि आदित्य एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब उसे यह बात पता चली तो वो उसके करीब गई। इस बात से साफ पता चलता है कि रोशनी को सिर्फ पैसा पसंद है, लेकिन राइटर ने यह बात उसमें छुपा दिया कि रोशनी एक चालाक और पैसों की लालची औरत है। लेकिन मिली को पढ़कर समझते देर नहीं लगी कि यह सब सिर्फ राइटर का किया धरा है जो उसमें रोशनी को मासूम दिखाए। और मिली को विलन उसे राइटर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो पता नहीं किस बात का मिली से बदला ले रहा था, जो उसने मिली को बुरा और रोशनी को अच्छा दिखाया था। जब आदित्य ने रोशनी को अपनी वाइफ बना लिया तब मिली को ये बात कहीं ज्यादा हॉट कर गई और उसने आदित्य और रोशनी की शादी को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने आदित्य की जिंदगी से रोशनी को हटाने के लिए उसे किडनैप करवा दिया और उसे गुंडों के हवाले कर दिया ताकि वो गुंडे उसका रेप कर दे और उसे बदनाम कर दे, जिससे आदित्य उसे छोड़ दे। लेकिन गुंडे कुछ करते उससे पहले ही आदित्य उस जगह पर पहुंच जाता है और रोशनी को बचा लेता है। आदित्य के गार्डन उन गुंडों को पकड़कर उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जिस वजह से उन गुंडों का लीडर आदित्य को ये बात बता देता है कि इन सब के पीछे मिली थी, जिस वजह से आदित्य को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह मिली को किडनैप करके अपने सीक्रेट बेस पर ले जाता है। जब मिली की आंखें खुलती है तो वह पहले अपने आप को अनजान जगह देखकर डर जाएगी, फिर जब वह आदित्य को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब उसका गुस्से से भरा चेहरा देखती है तो उसे पहले तो काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन वह अपने डर को साइड कर आदित्य से काफी ज्यादा प्यार से बातें करने लगती है। लेकिन आदित्य उसकी किसी भी बातों में नहीं आता और उसे गुस्से से पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया रोशनी के साथ, जिसे मिली को ये बात पता चल जाती है कि आदित्य को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है। इसलिए उसने गुस्से में आकर सब कुछ कह दिया कि उसी ने ही रोशनी को किडनैप करवाया था और उसका रेप करने को कहा, क्योंकि रोशनी कोई अच्छी लड़की नहीं है। मिली ही उसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन कभी भी आदित्य ने उसके प्यार को नहीं समझा और हमेशा रोशनी को ही प्रायोरिटी दी और उसी से ही शादी की, जिस वजह से उसे गुस्से में ये सब कर दिया। ये जानकर कि उसने ये सब किया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था कि उसने ये सब उसके लिए किया, क्योंकि उसकी आंखों पर तो रोशनी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से उसे मिली से काफी ज्यादा नफरत हो रही थी और उसने पिछले 1 साल तक उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया और आखिर में उसे मौत के हवाले कर दिया। उसने न सिर्फ मिली को ही मारा बल्कि उसके पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर दी, क्योंकि मिली की वजह से ही वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर चला गया था और उसके सामने तो मल्होत्रा फैमिली कुछ भी नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर उसने मल्होत्रा फैमिली को ही खत्म कर दिया। फिर उसके बाद वह 2 सालों तक काफी ऊंचाई पर जता रहा। फिर एक कॉन्फ्रेंस में उसकी सारी इलीगल और कंपनी के सीक्रेट्स रिवील हो गए कि उसने कितने लोगों को मारा और उसने कैसे इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, जिससे आदित्य की काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई। और जब वो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ तब उसे पता चला कि उसे बर्बाद करने वाला कोई और ही नहीं बल्कि गुरु था, किंग्स इंडस्ट्री का सीईओ। उसने ही आदित्य को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया। लेकिन आज तक कभी भी यह बात आदित्य को पता ना चली, आदित्य को ही क्यों बल्कि किसी को भी यह बात पता नहीं चली कि आखिर गुरु ने उसे इतनी बुरी तरीके से क्यों बर्बाद किया। यही सब मिली सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। वह बाहर की तरह देखते हुए कहती है, आखिर गुरु तुमने आदित्य को क्यों बर्बाद किया? आखिर कौन सी वजह थी जिस वजह से तुमने आदित्य को इतनी बुरी मौत दी? वो यही सब सोचते हुए अपने घर के लिए निकल गई। वही गुरु जो अपने काम में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई और उसने कहा कि
लगता है मेरी चांद मुझे याद कर रही है, तभी तो मेरे दिल ने मुझसे बगावत करना शुरू कर दिया। ये कहकर उसके चेहरे पर सुकून और एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। तो आखिर क्यों गुरु ने आदित्य को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया? आखिर कौन सी वजह थी? क्या मिली वह वजह जान पाएगी। मान जाओ प्रिंसेस और जुनूनी बातें। गुरु कार में बैठकर वहां से चला जाता है और मिली भी गुरु के बारे में सोचते हुए अपने घर पहुंच जाती है। जब वह घर के अंदर इंटर करती है तब सामने का नजारा दे हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने काफी खूबसूरती से पूरे हॉल को सजाया गया था और उसे पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, मान जाओ प्रिंसेस, मान जाओ प्रिंसेस, मान जाओ। ये देखा मिली काफी ज्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से हाल में आती है और हर चीज को देखने लगती है जो काफी ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया था और बहुत सारे बलून्स लगे हुए थे जो पिंक और व्हाइट में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। वो हर चीज काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर देख रही थी, उसे यह काफी ज्यादा पसंद आया था। वह हर चीज को देख ही रही थी, तभी पीछे से आवाज आती है, हमारी प्यारी प्रिंसेस हमें माफ कर दो, मान जाओ। जब मिली पीछे देखी है तो उसकी सारी फैमिली वहीं खड़ी होकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मिली अपनी फैमिली को अपने आप को मानता दे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शायद आप लोग को ना याद हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि जब सुबह मिली सुबह उठी तो पता चला कि अंश ने उसके चेहरे पर कुछ लगा दिया, जिसे देख सारे लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे, जिससे मिली इन लोगों से नाराजा हो जाती है, जिसे मनाने के लिए पूरे मल्होत्रा फैमिली इतना सारा डेकोरेट किया था कि उनकी प्रिंसेस मान जाए। अब आते हैं कहानी पर। मिली अंदर से काफी ज्यादा खुश थी, उसे ऐसे अटेंशन काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन वो बाहर से नाराज होने का दिखावा करते हुए कहती है, मुझे आप लोग से बात ही नहीं करनी, आप लोग बहुत बुरे हो। जिस पर अंश उसे मनाते हुए कहते हैं कि माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि हमें माफ कर दो प्रिंसेस, हम आगे से आपके ऊपर कभी नहीं हंसेंगे, अपना ही इस अंश को आपको परेशान करने देंगे, हम आज के बाद कभी भी आपके ऊपर नहीं हंसेंगे। जिस पर मिली कहती है, पक्का ना, मैं इस बार आपको माफ कर देती हूँ, अगर आपने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं आगे नहीं माफ करूंगी। जिस पर सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जैसा तुम कहो प्रिंसेस। मिली भी मान जाती है, क्योंकि उसे इतनी मुश्किलों के बाद इतना अच्छी फैमिली मिली है तो वह अपनी फैमिली को उदास और हठोते नहीं देख सकती, इसलिए वह आसानी से मान जाती है और अपने फैमिली के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है, क्योंकि सारे घर वालों ने घर को इतनी खूबसूरती से सजाया था। मिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए सबने मिलकर उसके लिए गिफ्ट भी लेते हैं कि मिली उन्हें माफ कर दे, लेकिन मिली ने उन्हें जल्दी माफ कर दिया। इससे सारे लोग उसे अपनी तरफ से लाए हुए गिफ्ट दे देते हैं ताकि मिली खुश हो जाए, और मिली वह सारे गिफ्ट लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बैठकर मिली के साथ बातें कर रहे थे कि मिली की मॉम चांदनी जी कहती है, जाओ प्रिंस अपने रूम में फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, तुम आई हो तो तुमने आराम भी नहीं किया। जिस पर मिली हाँ में सब हिलती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। अपने रूम में आकर वह फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वह फ्रेश होकर आती है और अपने कपड़े पहनने लगती है। तभी उसकी नज़र उसकी हाथों पर जाती है जहां चोट लगी थी और जहां गुरु ने उसे पर मेडिसिन लगाया था। उसे देखकर उसे फिर से गुरु की याद आने लगती है। उसे यह बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर गुरु ने आदित्य को क्यों बर्बाद किया, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने काम में लगी। अपने कपड़े पहनकर बेड पर जाकर आराम से लेट गई और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ किंग कॉरपोरेशन 60वें फ्लोर का यह आलीशान बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई आसमानों को छूती नजर आती है। इसमें काम करने वाले लोग अपने आप को काफी लाकी समझते हैं, क्योंकि जितना सैलरी उन्हें किसी और कंपनी में नहीं मिल सकती उतनी सैलरी उन्हें इस कंपनी में मिलती है। उन्हें सैलरी के साथ बोनस भी मिलता है, जिससे वह सारे लोग और भी अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बॉस कोई अच्छे और दरिया दिल इंसान नहीं है जो उनकी गलती को माफ करके उन्हें दूसरा चांस दे दे। वो काफी ज्यादा खतरनाक और डेविल किसी का बॉस है जो गलती करने पर सामने वालों को काफी बुरी सजा देता है, और खास करके धोखा देने वालों को। इसलिए उनकी कंपनी में कोई भी अपने बॉस को या उसकी कंपनी को धोखा
देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले जिन जिन लोगों ने कंपनी में घोटाला किया और इस कंपनी के बॉस को धोखा दिया, उन्हें कोई मामूली सजा नहीं मिली, उन्हें ऐसी सजा मिली कि कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़ा और आलीशान केबिन था जो सिर्फ लग्जरियस और एक्सपेंसिव चीजों से भरा हुआ था। उसी लग्जरियस और एक्सपेंसिव केबिन के ऑफिस टेबल के सामने खड़ी चेयर पर राजा की तरह एक लड़का बैठा हुआ था, जो काफी देर से अपने फोन को ही देखे जा रहा था। उसमें एक खूबसूरत लड़की का फोटो था जो देखने में इतनी प्यारी और मासूम दिख रही थी, यह कोई भी देखे तो उसे देखता ही रह जाए। वो लड़का अपने जुनून और पागलपन की नजरों से उस लड़की के फोटो को देखे जा रहा था। वह उस लड़की के फोटो से बातें करते हुए कहता है, चांद में तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, कि आखिर तुमने आदित्य को क्यों छोड़ दिया। अगर तुम आदित्य को पसंद नहीं करती तो ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मुझे मेरा हक किसी और को देना बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन अगर उस आदित्य ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी वह चांद हो जिसमें कोई भी दाग नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जिसे देखने का, छूने का और उसे महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें किसी ने छूने की या महसूस करने की तो दूर के बात है, अगर तुम्हें किसी ने उस नज़र से देखने की कोशिश भी की तो मैं उसे ऐसी बड़ी ही मौत दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं ये सह नहीं पाऊंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर तुम्हें किसी से प्यार करना तो वह मैं हूँ। अगर तुम्हें किसी को छूना है तो तुम सिर्फ मुझे छू सकती हो। अगर तुम्हें किसी को प्यार करना है तो वह सिर्फ तुम मुझे कर सकती हो। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही आएगा। अगर तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी और ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की तो मैं अपनी हर हद भूल जाऊंगा और उसे इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करूंगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, यानी कि गरुड़ प्रताप की मिली हो तुम। तुम्हारी किस्मत में मेरा नाम ही लिखा है और मेरी किस्मत में तुम्हारा, तो तुम मुझसे दूर तो कभी जा ही नहीं सकती। अगर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी कैद में रख लूंगा और तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे, मेरी चांद। तो आगे क्या होगा? आखिर मिली को क्या पता चल जाएगा आदित्य को बर्बाद करने की वजह, और क्या गुरु अपनी इस पागलपन और जुनूनियत में मिली को अपना बना पाएगा, या फिर उसकी इस हरकत से हो जाएगी मिली दूर? प्रिंसेस को ऋषि से दूर करना होगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गुरु ही था, जो अपने फोन में मिली का फोटो देखकर उसी से बात कर रहा था। उसकी बातें किसी साइको से काम नहीं थी। उसकी बातें अगर कोई सुन ले तो उसकी रूह तक कांप जाए। गुरु अपने फोन में मिली की फोटो देख ही रहता है, तभी उसकी केबिन पर किसी ने नोक किया, जिसे सुन गुरु के चेहरे पर वह साइकोनेस और पागलपन हटकर एक कोल्ड ऑरा आ गया और उसने अपने इस कोल्ड ऑरा के साथ अपनी ठंडी आवाज में कहता है, कम इन। उसकी इतनी ठंडी और डरावनी आवाज सुनकर बाहर खड़ा इंसान काफी ज्यादा ही डर जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहान सी होने लगती है। वह अपने आप को संभालता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो अपने सामने खड़े बॉस को देखकर कहता है, बस हमारी मीटिंग का टाइम हो चुका है, मिस्टर बंसल हमारे इंतजार कर रहे हैं। जिस पर गुरु अपना सर हाँ में हिला देता है और अपना फोन लेकर मीटिंग के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस, मिली अपने रूम में आराम से सोई हुई थी। जब उसकी नींद पूरी हो जाती है तब डिनर टाइम हो जाता है। वह अपने मुंह हाथों का नीचे आ जाती है। अपनी प्रिंसेस को नीचे आते देखा सारे फैमिली वाले उसे अपने पास बुलाते हैं। तब मिली जाकर अपने पूरी फैमिली के पास बैठ जाती है। तब उनमें से ऋषि उसे एक फाइल देते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एमवी में काम करो। मुझे पता है तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट और खूबसूरत हो कि देखना, तुम मेरी एमपी में काम करोगी तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगी और देखना हर कोई तुम्हारा फैन हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रिंसेस काफी ज्यादा ही अच्छी एक्टर और खूबसूरत है। देखना तुम इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी कि जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे वह भी तुम्हारे बहुत बड़े फैन हो जाएंगे। जिस पर मिली अपने भाई की बात सुनकर उन्हें मना नहीं कर पाती और कहती है, जैसी आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एमवी में काम करूं तो ठीक है, आप बता दीजिएगा कि हमें कब जाना है, मैं उस दिन अपने कॉलेज से छुट्टी ले लूंगी।
जिस पर ऋषि कहता है, ओके मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमें कब जाना है और मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊंगा। जिस पर मिली भी खुश हो जाती है और अपने भाई के गले लगा कर कहती है, ओके भाई मैं समझ गई, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी एमवी में काफ़ी अच्छा से एक्टिंग करूंगी जिससे आपकी एमवी काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो जाएगी, यह मेरा वादा है। वही दोनों भाई बहनों की बात सुनकर बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं उसके बड़े भाई उसे घूरते हुए कहते हैं, लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हमारे प्रिंसेस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर अभय भी ऋषि को घूरते हुए कहता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी प्रिंसेस को एमवी में काम करवाकर अपनी तरफ करना चाहता है, ये सिर्फ हमारे प्रिंसेस को अपनी तरफ करने के लिए ये सारा नाटक कर रहा है। इसे क्या लगता है कि इसके इस तरह करने से हमारी प्रिंसेस इसकी तरफ हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत शौक है ना इसे हमारी प्रिंसेस को हमसे दूर करने का, इसे तो मैं अच्छे से बताता हूँ। वही अभय ऋषि को देखते हुए कहता है, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा खाली हो, इसीलिए तो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब कंपनी में काम करना चाहिए, हमारे कई सारी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें अपनी कंपनी का हाथ बटाओ और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। अभय की बात सुनकर ऋषि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है, मैं भला कंपनी में क्यों जाकर काम करूं, मैं कोई काम नहीं करने वाला, ये काम वाम आप लोगों का है, मेरा नहीं। मैं तो अपने एक्टिंग करियर में काफ़ी ज़्यादा ही बिजी हूँ और उसी में मैं ठीक हूँ, आप ही कंपनी संभालो। जिस पर अभिनव कहता है, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें कौन सा कंपनी के सीईओ तुम्हें बना रहे हैं जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें तो बस कुछ प्रोजेक्ट ही दिया जा रहा है ताकि तुम उसे कंप्लीट कर दो, इसमें इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है। जिस पर बड़े पापा भी ऋषि से कहते हैं, बिल्कुल, तुम अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं कर रहे हो, वह तुम्हारे भाई है, इतना सारा काम करते हैं तो तुम सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर सकते, अपने भाइयों का काम भी पूरा नहीं कर सकते। जिस पर ना चाहते हुए भी ऋषि को हाँ करना पड़ता है और वह मिली को देखकर कहता है, अभी तो हम एमवी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन हम जल्दी इसके लिए टाइम निकाल कर तुम्हें बता देंगे। जिस पर मिली कहती है, ओके भाई आप फिक्र मत करो, आप पहले कंपनी का काम करो, उसके बाद हम एमवी करेंगे। मिली की बात सुनकर ऋषि अपना सर हम हिला देता है। वही सारे लोग उन दोनों की हरकतें देखकर ही समझ जाते हैं कि बाकी सारे भाई ऋषि से जल रहे थे, क्योंकि ऋषि ने मिली को अपनी बातों में उलझा लिया था और वह नहीं चाहते थे कि ऋषि उनकी प्रिंसेस को अपनी तरफ कर ले, इससे उन्होंने ये सारा नाटक किया। वही सारे लोग हंस रहे थे और ऋषि का मुंह बना हुआ था। फिर थोड़ी देर में ही डिनर रेडी हो जाता है और सारे लोग डिनर के लिए टाइमिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वही मिली अपने भाइयों के बीच बैठी हुई थी। मिली के भाई उसे उसकी फेवरेट जितने भी खाने के आइटम थे वह निकालकर उसकी प्लेट में सजाने लगते हैं। वही मिली अपने भाइयों को अपनी इतनी केयर करते देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे इतनी प्यारी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। वह यही सोच रही थी कि पहले वाली मिली काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ और पागल थी जो आदित्य के पीछे अपनी इतनी प्यारी फैमिली को छोड़ दिया, लेकिन अच्छा हुआ कि भगवान ने उसे इस फैमिली में भेजो ताकि इस फैमिली को भी कोई तकलीफ ना हो और मेरी इतने सालों की अकेलापन भी दूर हो जाए और मुझे एक फैमिली मिल जाए। वही सारे लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और बीच बीच में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। वही बाकी भाई अपनी प्रिंसेस को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे थे जिसे मिली भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही सारे लोगों का डिनर हो जाता है और सारे लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मिली भी अपने रूम में आकर अपने नाइटवेयर पहनकर फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट जाती है। तो आगे क्या होगा और क्या अभय और अभिनव ऋषि को मिली से दूर कर पाएंगे? क्या इन दोनों भाइयों को अपने ही भाई को दूर करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट चैप्टर, मिली और गुरु की बातें। सारे घर वाले डिनर करके अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। मिलीज रूम। मिली अपने बेड पर लेटी हुई यही सोच रही थी कि आज उसकी मुलाकात इस नॉवेल के सीक्रेट विलन से हुई और शायद ये बात उसे सीक्रेट विलन को भी पता होगा कि मिली आदित्य को पसंद करती थी। तो शायद वह मिली की मदद से आदित्य को बर्बाद करने की कोशिश कर सकता हो, लेकिन इसकी वजह क्या थी? आखिर गुरु ने आदित्य को क्यों बर्बाद किया? और जहां तक इस नॉवेल की बात है तो ये बात को काफ़ी वक्त है।
अभी तो ना तो गुरु को इस वक्त यहाँ आना था और न ही उसे अभी बर्बाद करना था, क्योंकि यह तो करीब 4-5 साल बाद ही होगा। क्योंकि नोवेल के साथ से तो यही होना था कि जब आदित्य रोशनी से शादी कर लेगा तब मिली रोशनी को आदित्य की जिंदगी से निकलने के लिए प्लान करेगी, जिसमें वह फेल हो जाएगी और आदित्य उसे इसकी सजा देगा और 1 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी। उसके 2-3 साल बाद ही आदित्य की जिंदगी बर्बाद होगी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। शायद उसके आदित्य से दूरी बनाने की वजह से इस कहानी में बहुत सारे चेंज आ गए हो। शायद जैसे मिली पहले आदित्य के पीछे पागल थी और उसने आदित्य और रोशनी को अलग करने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मिली के आने की वजह से सब कुछ बदल गया। तो शायद गुरु का इंडिया वापस इतनी जल्दी आना भी बदल सकता है। मिली को ये बात नहीं पता थी कि वह जिसके बारे में सोच रही है उसके दादाजी ने उसी से उसकी शादी फिक्स की है, क्योंकि दादाजी ने बस इतना कहा था कि वह अपने दोस्त की पोट से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने ना तो गुरु का नाम लिया था, ना ही यह बताया था कि वह है कौन, इसलिए यह बात मिली को नहीं पता थी, लेकिन ये बात गुरु को पता था। मिली गुरु और आदित्य की दुश्मनी के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वह फोन उठाकर देखती है तो उस पर अननोन नंबर शो हो रहा था, जिसे देख वह पहले हैरान हो जाती है कि इस वक्त किसने उसे फोन कर दिया। वह फोन को देखे जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे फोन उठाना चाहिए कि नहीं। वह यही सब सोचकर फोन में शो हो रहे नंबर को ही देखे जा रही थी। वही वह फोन बजे ही जा रहा था, फिर वो कॉल कट हो जाता है। तब मिली सोचती है कि शायद ये गलती से हो गया होगा, लेकिन फिर उसका फोन बजता है और उसी नंबर से वह फोन आ रहा था। तब मिली ना चाहते हुए भी उसे फोन को उठा लेती है। वह फोन को उठाकर अपने कान पर लगती है और कहती है, हेलो कौन। वही उस तरह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ सन्नाटा था। मिली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जो फालतू में ही उसे फोन कर रहा है। बहुत 2-3 बार और हेलो हेलो कहती है, लेकिन उसे हिसाब से कोई भी आवाज नहीं आता। तब मिली को कहाँ पर ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहती है, जब फोन करके कुछ बोलना ही नहीं था, गूंगे बने रहना था, तो फोन किया ही क्यों। अपना ना सही कम से कम दूसरों के टाइम की तो कदर कर लेते हैं। अब क्या गूंगे बने रहने का मूड है, या कुछ बोलोगी भी, या फिर मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था। लगता है मेरी आवाज तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, जो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला जा रहा। तभी उसे तरफ से आवाज आती है, चांद। जब मिली यह नाम सुनती तो शांत हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यह इंसान है कौन। वहीं दूसरी तरफ से वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गुरु ही था, जो अपनी चांद को काफी ज्यादा याद कर रहा था। जब उससे और भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह मिली को फोन कर देता और तब से उसकी आवाज सुने जा रहा था। जब वह महसूस करता है कि मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तब वो उसे पुकारता है। वही मिली जो चांद सुनकर चुप हो जाती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, देखिए मिस्टर, यह किसी चांद का नंबर नहीं है, यह मेरा नंबर है। लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बना दिए। जिस पर गुरु कहता है, लगता है आप भूल चुकी हैं कि आपने सुबह किसी को अपना नंबर दिया था। वहीं मिली जो गुरु की बात सुन रही थी, वो पहले कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यह किसकी बात कर रहा है। वो गुरु से कहती है, आप है कौन। तब गुरु कहता है, शायद आप भूल चुकी हैं मिस मल्होत्रा, आपने ही तो मुझे नंबर दिया था ताकि मैं आपको कंपनसेशन का अमाउंट बता सकूं और आप मुझे पे कर सको। तब मिली को समझ में आता है कि यह फोन किसी और का नहीं बल्कि गुरु का ही है। तब मिली गुरु से कहती है, मैंने आपको कोई गलत नंबर नहीं दिया, आप ही हो जो कॉल करके कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और जब बोला तो किसी और का ही नाम लिया। तो भला मैं कोई अंतर्ज्ञानी थोड़ी ना हो जो पता लगा लूंगी। मिली की बात सुनकर गुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था कि मिली को ये बात याद नहीं होगी कि कोई उसे चांद कहकर भी बुलाता था। वह मिली से कहता है, भले ही आप अंतर्ज्ञानी ना हो, लेकिन आपको इतना तो याद होना ही चाहिए कि आपने किस अपना नंबर दे रखा है। ऐसा तो नहीं कि आप हर किसी को अपना नंबर देती फिरती हैं, जिस वजह से आपको मैं भी याद नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला अपना नंबर अगर किसी को क्यों देती, फिर वो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं लोगों से अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करती फिरूं और उनसे बातें करते फिरूं। मिली जो गुरु की बात सुन रही थी, वह उसका जवाब देती है,
गुरु मिली की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और फिर अपने बेड पर लेटे हुए ही अपने हाथों में ली हुई मिली की फोटो देखते हुए ही गहरी आवाज में कहता है, ऐसा ही आप कीजिए। आप किसी को भी ना तो अपना नंबर दे सकती है नहीं अपना दिल, क्योंकि उसे पर सिर्फ मेरा हक है। मिली गुरु की बात सुन कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है। वही गुरु जो मिली की तस्वीर देखकर उसी में खो गया था, वह मिली की बात सुनकर अपने आप को शांत करता है और कहता है, यही कि आप हर किसी को अपना नंबर देती फिरेगी तो शायद कोई आपको परेशान कर दे, क्योंकि आजकल का जमाना ठीक नहीं है। जिस पर मिली अपने भौहे ऊपर करते हुए कहती है, इस हिसाब से तो आपको भी मुझे फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है। आपकी नीयत का भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप ही की नीयत खराब निकल जाए। जिस पर गुरु मुस्कुराते हुए मिली की तस्वीर देखते हुए कहता है, हमारी तो पहले ही खराब हो चुकी है, अब कितनी खराब होगा। तब मिली कहती है, एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर गुरु कहता है, यही कि आप मेरी कार को डैमेज करने का कंपनसेशन कब दे रही है। तब मिली कहती है, आप बताइए तो तभी तो मैं दूंगी, अब अपने से तो इसका अंदाजा तो लगा नहीं सकती, अब आप ही तो बता सकते हैं, क्योंकि वह कार आपकी थी और उसे ठीक करने में कितना अमाउंट लगेगा ये भी आपको ही पता होगा। वही गुरु मिली की फोटो को देखते हुए कहता है, ये तो मुझे अपने बॉडीगार्ड से पूछना होगा, क्योंकि उसे कार को ठीक करने का जिम्मा उसे बॉडीगार्ड पर है, वही बता सकता है कि आखिर कितना अमाउंट लगा उसे ठीक करने में। उसे पर मिली रहती है, तो आप अपने बॉडीगार्ड से क्यों नहीं पूछ लेते। गुरु मिली की बात सुनकर कहता है, क्योंकि वह बॉडीगार्ड अभी आया नहीं है, वरना मैं पूछकर आपको बात ही देता। तो आप मुझे उससे पूछकर ही बताएगा, मैं अपना फोन रखती हूँ। मिली गुरु की बात पर कहती है। तब गुरु कहता है, लगता है आप काफी ज्यादा स्लिपी पसंद है जो इतनी जल्दी ही सोने जा रही है। तब मिली कहती है, बिल्कुल, मुझे अपनी नींद बहुत ही ज्यादा प्यारी है, अगर मैं टाइम पर ना सुन तो मेरी बैटरी को ही रहती है। मुझे खाना और सोना दोनों ही बहुत ही ज्यादा पसंद है। गुरु तब मुस्कुराते हुए कहता है, तब लगता है कि दिन में ही सारा काम करना पड़ेगा मुझे। उसे पर मिली रहती है, आपके कहने का क्या मतलब है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है, गुरु ने मिली से सीरियस होकर कहा। आखिर इंडिया वापस क्यों आया और क्या मिली को पता चल पाएगा कि मिली के दादा ने उसकी और गुरु की सगाई फिक्स की है। ये जानकर मिली कैसा रिएक्शन देगी और गुरु क्या कहना चाहता है मिली से। ये था